हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु कुमार, एमबीबीएस स्टूडेंट्स, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना। आज हम लोग का टॉपिक है जो कि 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस का पार्ट 1। इसमें हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ के दिखाऊंगा। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन लगभग एक या दो क्वेश्चन फिक्स रहता है इससे भी। चलिए, तो हम लोग पहले पढ़ते हैं ब्लड बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो आपको पता है कि बॉडी में कितना प्रकार के फ्लूइड्स प्रेजेंट होता है। ब्लड रहता है, लिम्फ रहता है, वाटर भी प्रेजेंट रहता है। तो चलिए पहले हम लोग सीखते हैं कि ये ब्लड के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट लाइन है वही हम लोग देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये ब्लड। ब्लड क्या है? तो ब्लड के बारे में कह रहा है कि स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। आपसे एक स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन सा होता है। तो तीन टाइप के स्पेशल टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आप जानते होंगे। एक होता है बोन, दूसरा होता है कार्टिलेज, तीसरा होता है ब्लड। ओके, एक और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके पास फाइबर एब्सेंट होता है। तो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? ब्लड। ब्लड ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसके पास फाइबर एब्सेंट रहता है। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं ब्लड के बारे में। पहला लाइन बोला है कि ब्लड क्या है? स्पेशल टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, जिसके पास क्या होता है? फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, और इसके बाद उसको फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। ओके, तो देखो ब्लड किस किस से बने होते हैं? दो पार्ट होते हैं इसके। एक होता है प्लाज्मा, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। तो जो आपका प्लाज्मा होता है टोटल ब्लड का 55% होता है। ओके, जो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है टोटल ब्लड का मात्र 45% होता है। यहां तक सीख गए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लाज्मा के बारे में। तो देखो प्लाज्मा की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि इसका कलर कैसा है? तो स्ट्रॉ कलर्ड होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, और नियरली 55% ऑफ द ब्लड। टोटल ब्लड का कितना परसेंट है? 55% है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट लाइन इसका ये है कि आपका जो प्लाज्मा है उसमें कितना परसेंट ब्लड प्रेजेंट है, कितना परसेंट प्रोटीन प्रेजेंट है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो ब्लड के पास प्लाज्मा के पास कितना है? 90 to 95% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर एंड प्रोटीन कितना होता है? 6 से 8%। ओके, चलो प्लाज्मा के बारे में दो चीज मैंने देखा। क्या देखा? प्लाज्मा जो आप टोटल ब्लड का 55% है, तो प्लाज्मा में भी दो चीज होता है। एक होता है वाटर, दूसरा होता है प्रोटीन। तो देखो वाटर भी होता है, प्रोटीन होता है, कुछ एनाइन कैटाइन भी होते हैं। तो उसके बारे में अभी हम लोग नहीं देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट है वाटर होता है, कुछ ही परसेंट होता है आपको इलेक्ट्रोलाइट सब भी। वाटर एंड प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं जो आगे देखेंगे। तो वाटर आपका टोटल प्लाज्मा का 90 to 92% होता है। 90 to 92% टोटल प्लाज्मा का क्या होता है? वाटर। अब प्रोटीन कितना होता है? 6 से 8% होते हैं प्रोटीन। ओके, तो आपको पता है ये जो प्रोटीन बोल रहा है 6 से 8% प्रोटीन, तो लगभग 3 टाइप्स के प्रोटीन ब्लड में प्रेजेंट होता है। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। ओके, पहले देख लो, ये सारे इंपोर्टेंट लाइन है, और ये इसके बाद मैं एनसीईआरटी पढ़ के दिखाऊंगा। 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है ब्लड। एक होता है एल्बुमिन, दूसरा होता है ग्लोब्यूलिन, तीसरा होता है आपको फाइब्रिनोजन। क्या होता है तीसरा? फाइब्रिनोजन होता है। चलिए, और आपसे एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एल्बुमिन का फंक्शंस क्या होता है बच्चा? ग्लोबुलिन का फंक्शंस क्या होता है? फाइब्रिनोजन का किस किस में फंक्शंस होता है? देखो ग्लोबुलिन का फंक्शंस एंड फाइब्रिनोजन का फंक्शंस। देखो एल्बुमिन का जो फंक्शंस होता है आपको, ये आपको मदद करता है किसमें? ऑस्मोटिक बैलेंस में। ऑस्मोटिक बैलेंस में इसका रोल होता है। ग्लोबुलिन का किस चीज में फंक्शंस होता है? तो डिफेंस मैकेनिज्म में। डिफेंस मैकेनिज्म में। और फाइब्रिनोजन का क्या फंक्शंस होता है? क्लोटिंग में। किसमें फंक्शंस रोल प्ले करता है? फाइब्रिनोजन क्लोटिंग में करता है। ओके, इतना देख लिए। चलिए, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। देखो लिखा हुआ है कि फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन आर द मेजर प्रोटीन्स। मेजर प्रोटीन कौन कौन सा है? फाइब्रिनोजन है, ग्लोबुलिन है एंड एल्बुमिन है। अब सारे के फंक्शंस भी हैं। देखो कह रहा है ना, फाइब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लोटिंग मैकेनिज्म या कोगुलेशन ऑफ ब्लड। क्लोटिंग मतलब ब्लड का जमना, कोगुलेशन मतलब भी ब्लड का जमना। तो ब्लड के जमने में किसका रोल है बाबू? किसका रोल है?
तो उसका किसका रोल है, तो फाइब्रिनोजन का है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन का किसका रोल है, ग्लोबुलिन का क्या रोल, मैंने सारी चीज बात कर चुका हूँ इसके बारे में। देखो ग्लोबुलिन का क्या रोल है बाबू, कि ग्लोबुलिन प्राइमरी आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। मैंने बोला ना ग्लोबुलिन का क्या रोल है डिफेंस मैकेनिज्म में। अब चलो फाइब्रिनोजन के बारे में देखते हैं। तो फाइब्रिनोजन का तो देख लिया क्लोटिंग, ग्लोबुलिन का देख लिया डिफेंस मैकेनिज्म, और एल्बुमिन का कौन सा रोल है, ऑस्मोटिक वायलेंस में। याद रह गया, 3 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, मेजर 3 टाइप्स, ऐसा नहीं कि यही तीनों होता, और भी होते हैं, मेजर यही तीनों होते हैं। कौन कौन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन का क्या फंक्शंस है, तो ऑस्मोटिक वायलेंस, यहाँ भी लिखा हुआ है। ग्लोबुलिन का क्या फंक्शंस है, तो डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी का रक्षा, इम्यूनिटी में जो प्रोटीन रोल करता है वो ग्लोबुलिन है। फाइब्रिनोजन का क्या काम है, ब्लड के जमने में, क्लोटिंग मैकेनिज्म या कोगुलेशन मैकेनिज्म में। ओके, और मैंने ये भी बताया कि प्लाज्मा के पास कुछ कुछ सम अमाउंट्स में, बहुत कम अमाउंट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट होता है। तो चलिए यही कह रहा है कि प्लाज्मा आल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड। याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, प्रेजेंट होता है। याद, कुछ भी चीज का कॉन्सेप्ट पूछे ना, कुछ भी चीज पूछे कौन मिनरल्स के बारे में, किसी भी चीज में, तो एक चीज याद रखना, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सब में कॉमन ही रहता है, जो मन में आया, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सारी चीज प्रेजेंट होते हैं। ओके, कुछ अमाउंट में ग्लूकोज भी प्रेजेंट होते हैं, लिपिड भी प्रेजेंट होते हैं, यही सब सारी चीजें हैं। चलिए अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट लाइन आ गया ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो देखो नेक्स्ट, फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन, कोगुलेशंस का फैक्टर्स फॉर कोगुलेशंस फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा। देखो कोगुलेटिंग फैक्टर एक होता है, कोगुलेटिंग फैक्टर मतलब ये होता है कि ब्लड में एक फैक्टर प्रेजेंट होता है जो ब्लड को क्लोटिंग करने में मदद करता है। क्या करता है, ब्लड को क्लोटिंग करने में मदद करता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोटिंग फैक्टर। इसको क्या कहते हैं, क्लोटिंग फैक्टर। अगर आप इस कोगुलेशन फैक्टर या क्लोटिंग फैक्टर को ब्लड से रिमूव कर दोगे, तब उस समय ब्लड को हम लोग बोलते हैं सीरम। चलो नेक्स्ट लाइन, इंपोर्टेंट लाइन क्या है, प्लाज्मा विदाउट द क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। सीरम किसको बोलते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीरम क्या है आपका, प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर। आप क्लोटिंग फैक्टर को प्लाज्मा से हटा दो तो क्या हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सीरम बोलते हैं। वो ब्लड तब नहीं जमेगा कभी, क्लोटिंग फैक्टर के कारण ही ब्लड जमता है। अब क्लोटिंग फैक्टर को हटा दोगे तब उसको बोलते हैं सीरम। 7 स्टार क्वेश्चन पूछ सकता है, नीट में आराम से पूछ सकता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ओके, यहां तक हम लोग ने सीख लिया। चलिए प्लाज्मा के बारे में सीखे, अब हम लोग चलते हैं किस पे, फॉर्म्ड एलिमेंट पे। ओके, फॉर्म्ड एलिमेंट में बोले थे प्लाज्मा कितना टोटल ब्लड का प्रेजेंट होता है, 55%। टोटल ब्लड का प्लाज्मा कितना, 55%। फॉर्म्ड एलिमेंट कितना, 45%। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं क्या, फॉर्म्ड एलिमेंट। ओके, देखो फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या ब्लड में प्रेजेंट होता है, देखो क्या क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स मतलब रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिवली कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। ओके, जो कि कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। ये सारी चीजें मैंने पहले ही बता दिया था। ओके, फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या प्रेजेंट होगा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये फॉर्म्ड एलिमेंट क्या क्या प्रेजेंट होगा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होगा। टोटल ब्लड का कितना परसेंट होता है फॉर्म्ड एलिमेंट, 45% होता है। यहां तक सीख गए। चलिए अब हम लोग सीखते हैं रेड ब्लड सेल्स के बारे में। ओके, चलिए इरिथ्रोसाइट्स को ही रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, यही लिखा हुआ है। इरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स आर द मोस्ट abundant, देखो आर द मोस्ट abundant ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड। सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, बॉडी ब्लड्स में आरबीसी प्रेजेंट होता है। तो पूछेगा आपसे, अच्छा ठीक है, तो हेल्दी मैन में कितना एवरेज होना चाहिए, आरबीसी का काउंट होना चाहिए, तो वो देखो क्या है, वो देख लो। कह रहा है कि हेल्दी एडल्ट मैन हैज वन एन एवरेज 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ओके, एक चीज देख ली हम लोग, हेल्दी मैन में कितना ब्लड रहता है प्रेजेंट, एंड हेल्दी एडल्ट मैन हैज वन एन एवरेज
5 to 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब या पर सीसी। पूछा हुआ क्वेश्चन से पूछता है आरबीसी का काउंट कितना होता है बाबू, 5 से लेके 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, लिखना मत भूलना। ओके चलो नेक्स्ट आपका कह रहा है कि जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है कहाँ होता है, तो लिखा है कि आरबीसी आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मेरो इन द एडल्ट। एडल्ट में आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है बाबू, रेड बोन मेरो में होता है एडल्ट में। ओके चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आरबीसी आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स। देखो नेक्स्ट हम लोग क्या कहेंगे आरबीसी के बारे में, पहले तो इसका काउंट देख लिए, काउंट देख लिया आरबीसी का कितना काउंट था, 5 से 5.5 मिलियन। नेक्स्ट चीज देखेंगे इसके पास न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। मेमेल के आरबीसी में न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है। अगर न्यूक्लियस अब्सेंट रहेगा तो क्या होगा, वो बायकॉन्केव होगा। ये देखो बायकॉन्केव हो गया, तो आरबीसी का शेप देखा कहीं दिख रहा है या नहीं, आरबीसी का शेप आप लोग देखते हो कि इस तरह से रहता है। क्यों, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस ही अब्सेंट है, न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो यहाँ धंसा हुआ रहता है। तो वही कह रहा है कि आरबीसी आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बायकॉन्केव इन शेप्स। न्यूक्लियस अब्सेंट होता है आरबीसी में, और क्या होता है, शेप कैसा होता है, बायकॉन्केव होता है। ये भी पूछे जाते हैं, बायकॉन्केव होता है। चलो क्या है इसके पास, डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस अब्सेंट, शेप इसका कैसा होता है, बायकॉन्केव। किसके आरबीसी में ब्रो, तो बाबू इसमें देखेंगे कि आरबीसी की अगर हम अभी बात कर रहे हैं बायकॉन्केव इन शेप या न्यूक्लियस अब्सेंट, हम बात कर रहे हैं मैमल्स के बारे में। ऐसा नहीं कि दुनिया में जितना जीव है सारे में न्यूक्लियस अब्सेंट रहता है आरबीसी में, ऐसा कोई बात नहीं है। मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस अब्सेंट रहता है, और उसका शेप कैसा होता है, बायकॉन्केव इन शेप होता है। ओके और रेड आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, रेड कलर किसके कारण होता है, सबको पता है किसके कारण, पिगमेंट के कारण। कौन सा पिगमेंट, हीमोग्लोबिन, वही चीज लिखा हुआ है एनसीईआरटी में भी। देखो कह रहा है कि दे हैव रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग, याद रखना हीमोग्लोबिन के पास कौन सा कंपाउंड कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, आयरन। आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। आरबीसी का कलर रेड किसके कारण से होता है, हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। और इसके पास कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन के पास आयरन प्रेजेंट होता है। हाँ इसीलिए कह रहा है कि हेंस द कलर एंड नेम ऑफ दिस सेल्स। चलिए अब कह रहा है कि हेल्दी इंडिविजुअल्स में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए। इंपॉर्टेंट लाइन आ गया, एक हेल्दी इंडिविजुअल्स में आपको हीमोग्लोबिन का काउंट होना चाहिए 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए 100 मिलीलीटर ब्लड में, तो कितना होना चाहिए 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन का पूछेगा। हीमोग्लोबिन का अमाउंट, हीमोग्लोबिन का अमाउंट कितना होना चाहिए 12 से 16 ग्राम इन 100 ml ऑफ ब्लड। 1 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होना चाहिए। इंपॉर्टेंट लाइन है, शायद पूछा हुआ भी है क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि हाँ हीमोग्लोबिन का फंक्शंस क्या है, हीमोग्लोबिन का क्या काम है, तो आपको पता है हीमोग्लोबिन का क्या काम है, यही इसी का रोल है रेस्पिरेशन में। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन को टिश्यू तक कौन पहुंचाता है, ब्लड ले जाता है। तो ब्लड का कौन सा पार्ट, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन से बाइंड करके आपको टिश्यू तक पहुंचाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि दीज मॉलिक्यूल्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस। ठीक है, रेस्पिरेटरी गैस के ट्रांसपोर्ट में कौन रोल प्ले करता है, हीमोग्लोबिन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आरबीसी एंड एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ, आरबीसी का लाइफ स्पेन भी पूछता है, सबको लगभग याद ही रहता है। किसमें कितना लाइफ स्पेन होता है आरबीसी का, 120 डेज होता है। ओके और उसके बाद क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा कहाँ, स्प्लीन में। इसलिए स्प्लीन को एक और नाम देते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इसको यहां से मिटाते हैं, आरबीसी के बारे में यहां लिखते हैं। देखो पहले देखें कि बायकॉन्केव शेप होता है, उसके बाद क्या देखेंगे कि इसका जो होता है लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 डे होता है। नेक्स्ट इसका देखेंगे कि इसके बाद आफ्टर 20 डेज के बाद क्या होता है, 120 डेज के बाद 120 डेज के बाद क्या होगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा किसमें, इन स्प्लीन। स्प्लीन में डिस्ट्रॉयड हो जाता है, इसी कारण से स्प्लीन को एक और नाम देते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इसी कारण से स्प्लीन का दूसरा नाम क्या है बाबू, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। पूछा हुआ क्वेश्चन है।
ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। एनसीईआरटी ही पढ़ो, एनसीईआरटी से अब जो क्वेश्चंस का ट्रेंड हो गया ना 2020, 21, 22 या 19 को भी ले लो, सारी लाइन एनसीईआरटी से पूछा जाता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कुछ भी हो अब एनसीईआरटी से पूछता है। देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। डिस्ट्रॉयड होगा स्प्लीन में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्प्लीन का दूसरा नाम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। ओके, आरबीसी के बारे में देख लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, ल्यूकोसाइट्स के बारे में। ओके, देखो ल्यूकोसाइट्स का क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, वो तो मैं पहले ही बता दिया। इरिथ्रोसाइट्स को रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। कोई बात नहीं, ठीक है। ये व्हाइट ब्लड सेल्स व्हाइट है मतलब कलरलेस है। कैसा है ये, कलरलेस है। क्यों कलरलेस है, क्योंकि इसके पास हीमोग्लोबिन ही नहीं प्रेजेंट है। अगर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता तो रेड कलर होता है। ये न्यूक्लिएटेड होता है। देखो डब्ल्यूबीसी के बारे में भी हम लोग देखेंगे, इस बगल हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में लिखते हैं। चलो डब्ल्यूबीसी के बारे में इस बगल हम लोग लिखते हैं। ये सब सारी चीजें लिखो एक जगह। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, कलरलेस होता है। दूसरी लाइन, ये न्यूक्लिएटेड होता है, इससे देखो, जबकि आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। इसकी काउंट कितनी होती डब्ल्यूबीसी का, 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। डब्ल्यूबीसी का कितना काउंट होता है, ये पूछा जाता है 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब, क्योंकि ये पूछते हैं, पूछा जाता है। और ब्लड, ठीक है। और देखो ल्यूकोसाइट्स जो होता है शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब तुरंत मर जाता है, वही लिखा है जनरली शॉर्ट लिव्ड। We have two main categories of WBC. ओके, अब ना आया इंपॉर्टेंट लाइन WBC। अब हम लोग पढ़ रहे हैं WBC के दो टाइप्स होते हैं। WBC के 2 कैटेगरीज होते हैं, कौन कौन सा, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से हम लोग WBC के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ओके, देखो WBC कितने टाइप्स के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है ग्रेन्युलोसाइट, दूसरा होता है ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट्स को कितने भाग में बांटा गया है, ग्रेन्युलोसाइट्स कितने टाइप्स के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा है ग्रेन्युलोसाइट्स में, ग्रेन्युलोसाइट्स का भी 3 टाइप्स है। कौन कौन सा है, देख लो एक बार, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एस्नोफिल्स। न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल एंड बेसोफिल फिल्स। जबकि आप ए ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करोगे तो ए ग्रेन्युलोसाइट्स 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। और पता है इससे एक और इंपॉर्टेंट लाइन क्या होता है, कितना, और इससे आप ये देखो WBC के कितने टाइप्स, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स 2 टाइप्स, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स के भी कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स है। कौन कौन सा, न्यूट्रोफिल्स, एस्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स। जबकि ए ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करोगे तो उसके 2 टाइप्स हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो एक और इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से पूछता है, सारे जो हम लोग देखे हैं WBC उसका प्रोपोर्शन कितना कितना परसेंट प्रेजेंट होता है। सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रोफिल, जो कि कितना होता है, लगभग 60 to 65%, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सबसे कम प्रेजेंट होता है बेसोफिल्स। सबसे कम कौन प्रेजेंट होता है, बेसोफिल्स, जो कि कितना होता है 0.5 to 1%। उसके बाद होता है एस्नोफिल, जो कि होता है 2 से 3% शायद, तो हाँ 2 से 3% क्या होता है, एस्नोफिल। मोनोसाइट कितना होता है, 6 से 8%। जबकि आप लिम्फोसाइट की बात करोगे तो 20 से 25%। याद रखना, सारे इंपोर्टेंट हैं। क्या क्या देखें, WBC के 2 टाइप्स, ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स के भी कितने टाइप्स, 3 टाइप्स, न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल एंड बेसोफिल। न्यूट्रोफिल्स में क्या क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रोफिल्स कितना परसेंट प्रेजेंट है, 60 to 65। सबसे कम बेसोफिल 0.5 to 1%। उसके बाद एस्नोफिल, ये ग्रेन्युलोसाइट्स की बात कर रहे हैं, एस्नोफिल 2 से 3%। अब ए ग्रेन्युलोसाइट्स में देखोगे तो मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट कितना परसेंट प्रेजेंट है, 6 to 8%। लिम्फोसाइट कितना परसेंट है, 20 to 25%। ओके, ये था आपका ये। अब चलो एनसीईआरटी पर, यही सारे लाइन एनसीईआरटी में भी लिखे हुए हैं। ओके, तो चलिए, कह रहा है कि वी हैव 2 मेन कैटेगरीज
ऑफ डब्ल्यूबीसी, कौन कौन सा, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स, देख लिया हमने ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। अब हम लोग देखेंगे कि कह रहा है कि न्यूट्रोफिल्स, एस्नोफिल एंड बेसोफिल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स। बता दिया ग्रेनुलोसाइट्स तीन प्रकार, न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल एंड बेसोफिल, जबकि लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर द एग्रेनुलोसाइट्स। बता दिया मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स। ओके, अब नेक्स्ट मैंने बताया था सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, न्यूट्रोफिल्स, सॉरी प्रोटीन नहीं, सॉरी, सबसे ज्यादा कौन सा डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट एबंडेंट सेल्स, कितना होता है 60 to 65% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। उसके बाद है बेसोफिल्स ना, उससे सबसे कम क्या प्रेजेंट होता है, बेसोफिल, जो कि मैंने बताया था 0.5 से 1%। देखो बेसोफिल, सारी चीज मैंने पहले ही बता दिया। अब देखो इंपोर्टेंट लाइन यहाँ आया, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, मोनोसाइट कितना परसेंट, 6 से 8%, जो है फेगोसाइटिक आर फेगोसाइटिक सेल्स व्हिच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। क्या समझे, न्यूट्रोफाइल्स और बेसोफिल्स क्या है, फेगोसाइट सेल्स। ये क्या करता है, कोई भी फॉरेन बॉडी आता है बॉडी के अंदर, उसको ये डिस्ट्रॉय करता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेसोफिल। बेसोफिल सेक्रेट करता है हिस्टामिन का, पूछा हुआ क्वेश्चन से पूछता है। बेसोफिल क्या करता है, बेसोफिल सेक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन, ईटीसी, और इन्वॉल्व किसमें होता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में। पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछता है, इंपोर्टेंट है, किसमें रोल का इन्वॉल्व, इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में। ओके, क्या क्या समझे यहाँ पे कि देखो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स क्या करता है, फेगोसाइट सेल्स है, जो क्या करता है, फॉरेन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेसोफिल्स। बेसोफिल क्या क्या चीज का सेक्रेशन करता है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन। तो हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन क्या करता है, ये आपको क्या करता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में मदद करता है। नेक्स्ट आपको स्नोफिल, जो कि कितना परसेंट है, 2 से 3%, ये क्या करता है, इन्फेक्शन से बचाता है। इसलिए क्या करता है, ये एसोसिएटेड होता है किससे, एलर्जिक रिएक्शन से, एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शंस। मेन अब हम लोग देखेंगे लिम्फोसाइट, जो कि 20 to 25% है। ये क्या है, टू मेजर टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं, बी एंड टी फॉर्म। बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, इम्यून रिस्पॉन्स में मदद करता है। तो ओके, सारे के फंक्शंस देख लिए, क्या क्या देखे, सारे का फंक्शंस हमको देखना है। देखो लिख लेना बगल में, क्या क्या देखे कि न्यूट्रोफिल और बेसोफिल क्या होता है, फेगोसाइट होता है। वो फेगोसाइट होता है मतलब जो भी फॉरेन बॉडी शरीर के अंदर आया उसको क्या करता है, खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किसके बारे में, बेसोफिल। बेसोफिल क्या चीज का सेक्रेशन करता है, वो सेक्रेशन करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन, और किस में रोल करता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में रोल प्ले करता है। स्नोफिल क्या करता है, वो इन्फेक्शन से बचाता है, इसलिए किस चीज में रोल करता है, एलर्जी से, एलर्जी में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दो प्रकार के लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, और इसका क्या फंक्शन है, ये रोल प्ले करेगा किसमें, आपको इम्यूनिटी में। ओके, चलिए अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। ओके, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। उसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बो। ये सबका फंक्शन एक जगह लिख लेना, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे का न्यूट्रोफिल, सारे का फंक्शन एक जगह, जो इतना लाइन है ना बगल में जगह है वहां पे लिख लो, सारे लिख लो, सारे जो मैंने बताया फंक्शंस, सारे का पूछा जाता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए प्लेटलेट्स के बारे में देखेंगे। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स। गुड, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट, ठीक ना। और किससे ये थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स कहां से प्रोड्यूस्ड होता है, आर सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकार्योसाइट्स। जो मेगाकार्योसाइट्स क्या है, ये स्पेशल सेल्स है, कहां, बोन मेरो, बोन मेरो का इसके स्पेशल सेल्स है मेगाकार्योसाइट्स, उसी से प्रोड्यूस्ड कौन होता है, प्लेटलेट्स। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्लेटलेट्स का काउंट कितना होता है, तो प्लेटलेट्स का काउंट कितना होता है बाबू, तो प्लेटलेट्स का काउंट होता है आपको 1.5 लाख टू 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब। याद रखना, प्लेटलेट्स का काउंट पूछता है, इंपॉर्टेंट है, 1.5 लाख टू 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। 1 मिलीमीटर क्यूब में 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, हाँ, प्लेटलेट्स का रोल किस में होता है, तो प्लेटलेट्स का रोल आपको होता है कोगुलेशन या क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को कोगुलेशन में इसका रोल होता है, हम लोग देखेंगे आगे चल के। ओके, अब देखो, हाँ,
प्लेटलेट्स का अगर काउंट डिक्रीज होगा, कह रहा है कि रिडक्शन इन नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर विच लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अगर प्लेटलेट्स का काउंट अगर कम हो गया तो उससे क्या होगा, आपका ब्लड क्लोटलेट्स नहीं करेगा। अगर थोड़ा सा भी कट गया तो आपको ब्लीडिंग बहुत तेजी से होगा। ओके, क्योंकि प्लेटलेट्स अगर रहता तब ना क्लोटिंग होता। अगर प्लेटलेट्स का काउंट कम हो गया मतलब क्लोटिंग बहुत धीरे से होगा तो आपका ब्लड का लॉस ज्यादा हो जाएगा। ओके, अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड ग्रुप। ओके, चलिए ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड ग्रुप। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ध्यान से। मैं एक एक लाइन समझा दूंगा। ओके, चलिए ब्लड ग्रुप के बारे में क्या पढ़ेंगे पहले, मतलब यही कह रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप होता है हम लोग में। जैसे एक एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, दूसरा आरएच ब्लड ग्रुप होता है। ओके, वर्ल्ड में दो ही टाइप्स के ब्लड ग्रुप लगभग यूज किए जाते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप, दूसरा आरएच ब्लड ग्रुप। ओके, चलिए हम लोग पढ़ते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में। ओके, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एबीओ ब्लड ग्रुप। चलिए पहला लाइन कह रहा है कि जो एबीओ ग्रुपिंग है जो किस पे बेस्ड है, तो प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। ओके, केमिकल्स दैट ऑन द आरबीसी नेमली ए एंड बी। चलिए एबीओ ब्लड ग्रुप किसके कारण से एबीओ ब्लड ग्रुप नाम रखा गया है, दो एंटीजन के प्रेजेंट होने के कारण। एक एंटीजन है ए, दूसरा एंटीजन है बी। यही दोनों एंटीजन प्रेजेंट होने के कारण वो एंटीजन कहां प्रेजेंट होता है, सरफेस ऑफ आरबीसी पे। आरबीसी के मेम्ब्रेन के सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होता है। इसी के कारण ब्लड ग्रुप का नाम ब्लड ग्रुप का नाम रखा जाता है। अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो क्या ब्लड ग्रुप का नाम रखा जाएगा, ब्लड ग्रुप ए। एंटीजन बी प्रेजेंट है तो क्या नाम रखा जाएगा, ब्लड ग्रुप बी। वही लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि एबीओ ग्रुप इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन, जो कि कहां प्रेजेंट होता है, आरबीसी पे। एक है ए, दूसरा है बी। सिमिलरली द प्लाज्मा, और इसी तरह से क्या कह रहा है, सिमिलरली कह रहा है कि द प्लाज्मा डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज प्रोटीन प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। एंटीबॉडी क्या होता है, प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। एंटीजन के रिस्पॉन्स में जो प्रोटीन प्रोड्यूस होता है उसको एंटीबॉडी कहते हैं, जो कि कहां प्रेजेंट होता है, आरबीसी के प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। दो चीज यहाँ पे हम लोग एक पूछा जाता है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन एंड एंटीबॉडी, देखो एक चीज याद रखना, एंटीजन कहां प्रेजेंट होता है, सरफेस ऑफ आरबीसी पे, आरबीसी के सरफेस ऑफ आरबीसी पे, आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। जबकि एंटीबॉडी कहां प्रेजेंट होता है, आरबीसी के मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब प्लाज्मा ऑफ आरबीसी में। प्लाज्मा ऑफ आरबीसी में आपको क्या प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है, वैसा केमिकल जो एंटीजन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस्ड हुआ। ओके, एंटीजन का दुश्मन होता है एंटीबॉडी। चलो, और ब्लड ग्रुप का नाम किसके आधार पर रखा गया है, ब्लड ग्रुप का नेमिंग किसके अनुसार किया गया है, एंटीजन के कारण। अगर देखो, अगर ये ए ब्लड ग्रुप है बाबू, ए ब्लड ग्रुप है तो इसका मतलब आपका एंटीजन क्या होगा, एंटीजन आपका होगा ए, और एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी क्या होगा, दुश्मन इसका, ए का दुश्मन बी, स्मॉल कलर स्मॉल में लिखेंगे। अगर हमको ब्लड ग्रुप बी दिया हुआ है, अगर एग्जांपल के तौर पे लो, अगर ब्लड ग्रुप बी दिया हुआ है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो समझ में आएगा। चलिए, अगर हमको ब्लड ग्रुप यहाँ पे दे दिया आपको बी, क्या दे दिया, ब्लड ग्रुप बी दिया, बी ब्लड ग्रुप है, तो इससे एक चीज हमको सीखे कि एंटीजन आपका क्या होगा, बी होगा। एंटीबॉडी क्या होगा, इसका दुश्मन क्या, ए, वो भी स्मॉल में लिखे, बी का ए का बी। ओके, अगर हमको ओ ब्लड ग्रुप दिया तब, अगर ए और बी है, अगर ए बी ब्लड ग्रुप है, इसका आप एंटीजन बताओ। ए बी ब्लड ग्रुप है तो इसका एंटीजन दोनों है, ए एंड बी। इसका मतलब एंटीजन ए एंड बी दोनों प्रेजेंट है। अगर आप एंटीबॉडी बोलो, एंटीबॉडी कुछ नहीं होगा, जीरो। क्यों नहीं होगा, देखो ए का बी होता है, बी का ए होता है, तो कुछ नहीं हो रहा है। देखो ए का भी एंटीबॉडी बी है, बी का ए, एक दूसरे का तो कट जाएगा। देखो दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, क्या दोनों का दुश्मन एक साथ नहीं हो पाएगा ना। अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, इसका मतलब ए एंड बी एंटीजन है, तो एंटीबॉडी कुछ नहीं है।
अगर देखो ए बी आज जैसे 0 ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप है, तो ओ ब्लड ग्रुप में देखो यहां से समझ जाओगे, ओ ब्लड ग्रुप है तो मतलब एंटीजन कुछ नहीं है, ना ए है ना बी है, तो एंटीबॉडी दोनों है, इसका मतलब ए भी और बी भी है। ये समझ गए। अगर एंटीजन दोनों रहेगा तो एंटीबॉडी नहीं रहेगा, अगर एंटीजन कोई नहीं रहेगा तो दोनों एंटीबॉडी रहेगा। यहां से समझ गए, यही सब सारी चीज लिखा हुआ है। देखो देखो ब्लड ग्रुप ए है, इसका एंटीजन ए है, तो एंटीबॉडी क्या है, एंटी बी है। हम स्मॉल में लिख लिए, नहीं भी लिखो तो कोई बात नहीं। उसी तरह से ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी है और इसका एंटीबॉडी कौन होगा, ए होगा, एंटी ए लिख देना है, आसान रहेगा। ये स्मॉल ए नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, बस एंटी ए लिख देना। बी का एंटी ए का एंटी बी, इस तरह से। ए भी ब्लड ग्रुप है तो दोनों एंटीजन प्रेजेंट होगा लेकिन एंटीबॉडी जीरो नील होगा, जबकि जीरो ओ ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन कोई नहीं हो, ओ मतलब कुछ नहीं है, ना ए है ना बी है, तो एंटीबॉडी दोनों होगा ए एंड बी। ठीक है, तो अब चलो अब हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी। कह रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूशनल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडीज इन द 4 ग्रुप ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ आर गिवन इन टेबल, वही सब चीज लिखा हुआ है, कुछ नहीं है। कह रहा है यू प्रोबेबली नो दैट कि ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज। आपको पता है ना कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम सारे, ऐसा थोड़ी है कि हम सारे टाइप्स के ब्लड ग्रुप हम ले सकते हैं, जो हमको चाहिए वही टाइप के ब्लड ग्रुप लेते हैं। तो वही कह रहा है कि कौन सा ब्लड ग्रुप आपको चाहिए, तो वही कह रहा है कि द ब्लड ऑफ ए डोनर हैज टू बी केयरफुली मैच्ड विद द ब्लड ऑफ रिसिपिएंट बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सेवर प्रॉब्लम, जो कि कौन सा प्रॉब्लम है, क्लम्पिंग है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। मतलब समझ रहे हैं, इसका ये कहना है कि अगर आप ब्लड ग्रुप का, अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कराते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप का मैचिंग कराते हैं कि दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है कि नहीं है। अगर ए ब्लड ग्रुप वाले हमको, तो हमको यही ब्लड ग्रुप का ब्लड चाहिए, ओके, यही ब्लड ग्रुप का ब्लड चाहिए। अगर हम ए के अलावा, सॉरी ए और ओ चाहिए, मैं बताऊंगा ओ क्यों चाहिए। अगर देखो ए चाहिए, हम ए ब्लड ग्रुप है, हमको कौन सा ब्लड ग्रुप चाहिए, ए चाहिए। अगर हम बी ले लिए तो क्या होगा, आरबीसी का क्लम्पिंग हो जाएगा। आरबीसी का क्लम्पिंग मतलब ये होगा कि आपका आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, आरबीसी फट जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ब्लड ग्रुप लेते समय हम लोग क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप का मैचिंग कराते हैं। ओके, जैसे देखो, जैसे ऐसा इसलिए कराते हैं कि देखो एक चीज देखो, ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में अगर आप बात करोगे या ओ ब्लड ग्रुप के बारे में बात करोगे, तो ओ ब्लड ग्रुप के बारे में देखोगे तो एंटीबॉडी दोनों है, ए और बी दोनों के एंटीबॉडी प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये यूनिवर्सली डोनर है। आप ये किसी को दे दो, आप ए ब्लड ग्रुप को दोगे तो उसका भी एंटीबॉडी इसके पास प्रेजेंट है, बी ब्लड ग्रुप को दोगे इसका भी एंटीबॉडी इसके पास प्रेजेंट है। आप ये किसी को भी दे सकते हो, इसलिए ओ ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सली डोनर बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। किसी को आप दो दोगे इसको कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है तो मेरा एंटीबॉडी बी होगा, एंटी बी। अगर बी एंटीबॉडी है, अगर हम ओ ब्लड ग्रुप लेंगे तो क्या हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप के पास दोनों एंटीबॉडी ए बी और बी भी है। ओके, चलिए, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप हम सारे को दे देते हैं। अब हम बात करेंगे ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में, तो ए बी ब्लड ग्रुप के पास कोई एंटीबॉडी ही प्रेजेंट नहीं है। आप कोई भी ब्लड ग्रुप लो, उस ब्लड ग्रुप को मारने वाला दूसरा एंटीबॉडी प्रेजेंट ही नहीं है। ओ ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी है, कोई एंटीबॉडी नहीं है, नील है, एंटीबॉडी जीरो है, कोई एंटीबॉडी नहीं है। आप कोई भी ब्लड ग्रुप लो, उसको कोई कुछ नहीं करेगा, कोई मारने वाला, ब्लड को अंदर में खत्म करने वाला एंटीबॉडी ही नहीं है। इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अगर आपके पास ए बी ब्लड ग्रुप है तो आप किसी भी टाइप्स के ब्लड को ले सकते हो, सारे टाइप्स के ब्लड आप ले सकते हो। लेकिन आपको ओ ब्लड ग्रुप है तो आप किसी को भी ब्लड दे सकते हो। तो एक टर्म आता है, ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ओ को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। आप समझ गए। चलिए, यहाँ पे वही सारी चीज लिखे हुआ है। कह रहा है कि फ्रॉम द अबव मेंशन टेबल इज एविडेंट दैट कि ग्रुप ओ ब्लड कैन बी डोनेटेड टू पर्सन्स विद एनी अदर ब्लड ग्रुप। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, ओ ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। जबकि ए बी ब्लड ग्रुप क्या करता है, एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन्स विद ए बी एज वेल एज अदर ग्रुप ऑफ ब्लड, इसलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। आपसे पूछेगा ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं। ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर इसलिए कहते हैं कि इसके पास दोनों टाइप्स के एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ए और बी दोनों का।
ए बी को आप यूनिवर्सल एक्सेप्टर इसलिए कहते हैं कि इसके पास कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अगर देखो ना एग्जांपल हो ना, मेरे पास ए बी ब्लड ग्रुप है, मेरे पास अंदर में कोई एंटीबॉडी नहीं है, आप ए ब्लड ग्रुप रहो, उसको मारने वाला आपके एंटीबॉडी ही नहीं है मेरे बॉडी में, तो वह रह जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये सारी चीजें हैं, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम लोग देखते हैं आरएच ग्रुपिंग। आरएच ग्रुपिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन पूछे जाते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, ये वाले, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। ये देखो पहले हम अभी एबीओ ब्लड ग्रुप देखे, अब हम लोग देखते हैं आरएच ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग दो एंटीजन के कारण होता था, ए और बी एंटीजन के कारण। आप देखो आरएच ग्रुपिंग भी एक एंटीजन के कारण होता है, जिसको हम आरएच एंटीजन कहते हैं, जो कि सिमिलर टू 1% इन रिसस मंकी, also observed on the surface of RBC of majority nearly 80% of women। वुमेन में लगभग 80% में ये आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है। वुमेन में कितना परसेंट बॉडी में ये आरएच ग्रुपिंग पर आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है? 80%। चलो मैं बताता हूँ, कभी आप सुने ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव? ये पॉजिटिव निगेटिव किसके कारण? और आरएच एंटीजन के कारण। अगर आपके पास आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो निगेटिव, अगर एब्सेंट है तो पॉजिटिव। ये इस कारण से होता है, आरएच के कारण। वही देखो, सच इंडिविजुअल का आरएच पॉजिटिव एंड दोज एंटीजन एब्सेंट, वही लिखा है कि सच इंडिविजुअल आर कॉल्ड आरएच पॉजिटिव एंड दोज जिसके पास दिस एंटीजन इज एब्सेंट आरएच निगेटिव। देखो, जिसके पास आरएच एंटीजन प्रेजेंट होगा उसको कहेंगे पॉजिटिव, वो पॉजिटिव होगा। आरएच अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आरएच एंटीजन एब्सेंट है, सॉरी मैंने शुरू में गलत बता दिया था, आरएच एंटीजन एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप निगेटिव होगा। मैंने शुरू में बोल दिया कि आरएच एंटीजन प्रेजेंट तो निगेटिव, ऐसा बोला था, गलत बोल दिया था। आरएच एंटीजन अगर प्रेजेंट होगा तो पॉजिटिव, अगर आरएच एंटीजन एब्सेंट होगा तो ब्लड ग्रुप आपका निगेटिव। ओके, चलिए हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं कि आरएच इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस क्यों होता है। बहुत बड़े लाइन है, हमको वो नहीं देखना है, एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ लिख लो, समझ जाओगे। ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस का फिटलिस का केस यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छा रहेगा, जगह है यहाँ पे नहीं। हाँ, आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस यहाँ पहले लिख लेता हूँ। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस कब होता है ये पूछा जाता है, यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से फिटलिस पूछा जाता है। कब होता है ये आपको होता है, कब होता है? अगर मम्मी पॉजिटिव है, सॉरी शायद, हाँ मम्मी अगर निगेटिव है, सॉरी आरएच निगेटिव मॉम हो, सॉरी एक बार देख लेता हूँ, मुझे भी कंफ्यूजन हो रही है। चलो शुरू से ही पढ़ लेते हैं। चलिए, कह रहा है कि एन आरएच नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज्ड टू आरएच पॉजिटिव ब्लड विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट आरएच एंटीजन। वो सब क्या है, कोई मतलब नहीं इससे। कह रहे आरएच नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज्ड टू आरएच पॉजिटिव ब्लड विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द आरएच एंटीजन। कह रहा है कि अगर आरएच नेगेटिव पर्सन को एक्सपोज कराइएगा, आरएच वो पॉजिटिव ब्लड डालिएगा, क्या होगा कि स्पेशल टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज का डेवलप हो जाएगा आरएच एंटीजन के अगेंस्ट। वही कह रहा है। तो आरएच ग्रुप शुड आल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन, इसलिए आरएच ग्रुप को भी ट्रांसफ्यूजन करने से पहले मैच कर लेंगे। प्लस को प्लस वाले से देंगे, निगेटिव को निगेटिव वाले से ही लेंगे। अगर आप दोनों को डिसमैच करोगे तो एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगा। तो वही कह रहा है स्पेशल केस ऑफ आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी, यही तो मैं बात कर रहा था। ये आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी के एक स्पेशल केस, अगर मिसमैच हो गया तो क्या होगा? जैसे देखो, कह रहा है कि आरएच निगेटिव, मैं बता रहा था प्रेग्नेंट मदर, मैंने बोला नहीं यहाँ पे, अगर आपका मदर आरएच निगेटिव है, मदर आरएच निगेटिव और उसके पास जो बेबी है, बेबी कहां से आएगा? आरएच पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस, फीटस का जो ब्लड है वो आपका, फीटस का जो ब्लड है वो पॉजिटिव है। फीटस, ये फीटस में आरएच पॉजिटिव कहां से आया? फादर से। या तो आरएच फीटस बोलो या फादर भी दे देगा कभी क्वेश्चंस में, ये दिख नहीं रहेगा। अब देखो दिख रहा होगा। अगर आरएच नेगेटिव मदर है, आरएच पॉजिटिव मदर के अंदर जो प्रेगनेंसी के दौरान फीटस है, ठीक है, फीटस या फादर, फादर का केस, फादर के कारण ही फीटस में पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आया है, ठीक है। तो देखो, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है कि आरएच एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द आरएच नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर
इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी, पहले प्रेगनेंसी में तो आपको RH एंटीजन का डेवलप, RH एंटीबॉडी का डेवलप तो नहीं होगा, लेकिन जब अगर आप ड्यूरिंग द डिलीवरी, कह रहा है कि एज द टू ब्लड्स आर वेल सेपरेटेड बाय द प्लासेंटा, पहले केस में क्या होता है, पहले केस में क्या होता है, वेल सेपरेटेड बाय द प्लासेंटा। देखो ध्यान से सुना, पूछा जाता है RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी कब होता है, जब मॉम आपकी मदर आपका क्या होता है, निगेटिव RH है उसके पास, RH निगेटिव है, अगर RH निगेटिव मॉम है और RH पॉजिटिव फीटस है, तो उस केस में देखो फर्स्ट डिलीवरी में या फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो आपको RH एंटीजन का डेवलप, RH एंटीबॉडी का डेवलप नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों फीटस और मदर का जो ब्लड ग्रुप है दोनों सेपरेटेड रहता है, किसके द्वारा, प्लासेंटा के द्वारा। लेकिन जैसे आप डिलीवरी कराओगे, डिलीवरी कराते समय क्या होता है, कहीं ब्लड का देखो ड्यूरिंग द डिलीवरी, वही चीज लिखा हुआ है, डिलीवरी के दौरान क्या होगा, फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी के दौरान क्या होता है कि एक्सपोजर होता है मैटरनल ब्लड टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ द RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। अगर आप क्या होगा, अगर आप डिलीवरी कराओगे तो उस समय क्या होता है कि थोड़ा सा फीटस का ब्लड क्या होता है कि मैटरनल ब्लड में आ गया, तो RH पॉजिटिव मैटरनल ब्लड था, RH निगेटिव, अब क्या होगा, एंटीबॉडी का डेवलपमेंट हो गया, RH पॉजिटिव ब्लड आ गया मदर में जिसके पास RH निगेटिव ब्लड था। तो इस केस में क्या होता है, वही कह रहा है कि एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन इन हर ब्लड, मदर में क्या होता है, RH के अगेंस्ट क्या होता है, एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है। अगर आप सेकेंड प्रेगनेंसी जैसे ही आएगा तो क्या होगा, RH एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस एंड डिस्ट्रॉय द फीटल RBC। जैसे ही सेकेंड प्रेगनेंसी आएगा तो मदर का जो RH निगेटिव है उसमें जो एंटीबॉडी डेवलप हुआ था, मदर में जो एंटीबॉडी डेवलप हुआ था वो क्या करेगा, फीटस के ब्लड में चला जाएगा। फीटस के ब्लड में जैसे जाएगा वो मैंने बोला मिसमैच हो गया, जब फीटस का अगर पॉजिटिव है आपका RH निगेटिव उसमें चला गया, उसका एंटीबॉडी उसमें चला गया, तो क्या होगा, मिसमैच का केस आया। मैंने बोला मिसमैच के केस में क्या होगा, क्लम्पिंग ऑफ RBC का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, एनीमिया होगा। एनीमिया होगा, एनीमिया मतलब कि RBC का काउंट बहुत कम हो जाएगा, RBC का डिस्ट्रक्शन होगा तो आपको सेवर एनीमिया होगा, RBC का बहुत RBC का काउंट क्या होगा, लो हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं जॉन्डिस टू द बॉडी को सॉरी बेबी को जॉन्डिस हो जाएगा, इसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। और इसको कैसे अवॉइड करेंगे, जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि बेबी का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और मदर का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो उसी समय क्या करेंगे, जैसे ही पहला प्रेगनेंसी हुआ उस समय क्या करेंगे, एंटी RH एडमिनिस्ट्रेट, वही कह रहा है कि दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी RH एंटीबॉडी टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। जैसे ही पहला चाइल्ड का डिलीवरी हुआ उसी समय क्या करेंगे, एंटी RH एंटीबॉडी मदर में डाल देंगे, कैसे, इंजेक्शंस के द्वारा। समझे, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे जो है ना, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस है, वो क्यों होता है, ये होता है जब मॉम RH नेगेटिव हो और आपका फीटस क्या हो, RH पॉजिटिव हो। तो ये कब, कौन सा डिलीवरी, फर्स्ट डिलीवरी में होता है क्या, नहीं, क्यों नहीं होता है कि पहला डिलीवरी में क्या होता है, फर्स्ट चाइल्ड में क्या होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपका दोनों का ब्लड ग्रुप क्या होता है, सेपरेटेड होता है, किसके द्वारा, प्लासेंटा के द्वारा। जैसे ही आप पहला डिलीवरी करोगे, पहला डिलीवरी कराओगे उस समय क्या होता है ना, पहला डिलीवरी जैसे ही हुआ तो मॉम का RH नेगेटिव चला जाएगा फीटस के RH पॉजिटिव में। सो मॉम का RH नेगेटिव कहाँ चला गया, फीटस का RH पॉजिटिव, यहाँ मिसमैच हो गया, मिसमैच हो गया, RBC का डिस्ट्रक्शन, RBC का काउंट बहुत कम जाएगा, RBC का काउंट कोई तो डिक्रीज हो जाएगा, तो उसी को तो हम एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया क्या है, एनीमिया क्या एक क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें क्या होता है, RBC का काउंट डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो अगर RBC का काउंट डिक्रीज हो गया तो एनीमिया हो गया, तो बच्चे में जो एनीमिया होता है उसका स्पेशल नाम देते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। और ये किसको कैसे अवॉइड करेंगे, जैसे ही पहला प्रेगनेंसी, पहला डिलीवरी हुआ तुरंत हम क्या करेंगे, एंटी RH का इंजेक्शन डाल देंगे, यही है, ये इंपॉर्टेंट था। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोगुलेशंस ऑफ ब्लड। वही कह रहे हैं कि जैसे आपको पता है कि जैसे हमको कट जाता है बॉडी, जैसे कट गया तो देखते हैं कभी शुरू में तो ब्लड गिरते रहता है, लेकिन एक समय ऐसा हो जाता है कि ब्लड गिरना बंद हो जाता है। तो क्यों ऐसा होता है कि ब्लड, इसका मतलब ब्लड का क्लोटिंग हो जाता है, तो कैसे होता है, यही सारी चीजें इसमें हम देखेंगे। देखो
कह रहा है कि ब्लड एग्जिबिटिंग कोगुलेशन और क्लोटिंग इन रिस्पॉन्स टू एनी इंजुरी और ट्रामा। कह रहा है कि कोई भी इंजुरी और ट्रामा होगा तो क्या होगा, ब्लड क्लोट हो जाएगा। ये मैकेनिज्म क्या करता है, ये जो ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म क्या करता है, उसका क्या फंक्शन है, आपका जो एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा उसको रोकेगा। दिस इज द मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ओके, चलिए चलिए, जैसे ही देखो कि ब्लड क्लोटिंग हो गया तो उसके बाद आप देखते हो कि कलर कट जाने के बाद क्या होता है ना, ब्लैक कलर का स्कम डेवलप हो जाता है। यही सारी चीजें वही लिखा हुआ है। You would have observed a dark reddish brown scum formed at the site of cut or injury over a period of time. ओके, क्लोटिंग के बाद आप देखते होगे कि डार्क रेडिश ब्राउन स्कम का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, जहां पे कट हुआ रहता है। ओके, ये जो आपका क्या होता है, कह रहा है कि इट इज अ क्लॉट और कोगुलेशन। ये जो क्लॉट, इसी को क्लॉट बोलते हैं, जो स्कम डेवलप हो गया उसको हम क्लॉट बोलते हैं, और उसी आप कोगुलम भी बोलते हैं। वो कैसे फॉर्म होता है, मेनली ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड फाइब्रिन, जिसमें डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड्स आर ट्रैप। देखो ये जो क्लोटिंग कैसे हो जाता है, ये जो स्कम या क्लॉट का डेवलप कैसे हो गया, ये कैसे हुआ, तो देखो फाइब्रिन प्रेजेंट होता है, इस तरह से आपका फाइब्रिन होता है, फाइब्रिन इस तरह से प्रेजेंट होता है। यही फाइब्रिन में क्या होता है कि फॉर्म्ड एलिमेंट आके फंसते जाता है, फॉर्म एलिमेंट या प्लेटलेट्स फॉर्मेशन होते गया, देखो इस तरह से फंसते गया फंसते गया फंसते गया करते गया, तो क्या हो गया, ब्लड को फिर जाने का रास्ते खत्म हो गया। वही कह रहा है। तो अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट आएगा कि फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड कैसे होता है, तो फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय कन्वर्शन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इन द प्लाज्मा ऑफ एंजाइम थ्रोम्बिन। देखो फाइब्रिन का कैसे फॉर्मेशन हुआ, फाइब्रिन का फॉर्मेशन हुआ कहां से, फाइब्रिनोजन से। किसके द्वारा फॉर्मेशन हुआ, थ्रोम्बिन के द्वारा। ठीक है, अब ये थ्रोम्बिन कैसे फॉर्म्ड हुआ, थ्रोम्बिन कैसे फॉर्म हुआ, प्रोथ्रोम्बिन से। किसके द्वारा, थ्रोम्बोकाइनेज के द्वारा। ये अभी मैं बता देता हूँ, एक जगह लिख दूंगा, फिर आराम से देखना। ओके, अब देखो, अब ये सारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कैस्केड। देखो इसको आराम से मैं समझाऊंगा, टेंशन ना लो। ये जटिल लिखा हुआ मैं अभी देखो समझाता हूँ, अभी मैं समझाता। देखो जो इंपोर्टेंट लाइन है जो हमको सीखना है ब्लड क्लोटिंग, देखो प्रोथ्रोम्बिन आपको सबसे पहले क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होगा थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन किसके द्वारा, थ्रोम्बोकाइनेज के द्वारा। ये भी पूछता है थ्रोम्बो। अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है, ये थ्रोम्बिन क्या करता है, ये क्या करेगा आपको, थ्रोम्बिन थ्रोम्बोकाइनेज, सॉरी हाँ, अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिन में। थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट किस में कर देगा, फाइब्रिन में। ठीक है, अब ये फाइब्रिन का फॉर्मेशन हो गया, तो इसी में तो ब्लड फ्लो। ये जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन जो होता है, ये सारे रिएक्शन का जो प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन, इसी को कहते हैं कैस्केड प्रोसेस। कैस्केड प्रोसेस में पहले क्या हुआ, फाइब्रिनोजन पहले हुआ कि प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना, किसके द्वारा, थ्रोम्बोकाइनेज के द्वारा। अब ये थ्रोम्बिन क्या किया, फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट किया, फाइब्रिन। वही सारी चीज लिखा हुआ है, देखो ना, फाइब्रिन आर फाउंड बाय द कन्वर्शन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन इन टर्न आर फॉर्म्ड, थ्रोम्बिन किसके द्वारा फॉर्म्ड हुआ, ये फॉर्म्ड हुआ किससे, थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन से। किसके द्वारा, एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, तो ये सारे सीरीज ऑफ रिएक्शंस को बोलते हैं हम लोग कैस्केड प्रोसेस। इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी वो सब कुछ से कुछ लिखा हुआ है। चलिए, इससे एक और इंपॉर्टेंट लाइन पूछा जाता है ये वाले, कैल्शियम आयंस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लोटिंग, 5 स्टार क्वेश्चंस। कौन सा आयन क्या होता है कि इंपॉर्टेंट रोल करता है क्लोटिंग में, तो कैल्शियम आयन। क्या क्या देखें हम लोग कैस्केड क्लोटिंग में, कैसे देखें, देखो एक बार ब्रीफली समझ लो, इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में, किसके द्वारा, थ्रोम्बोकाइनेज के द्वारा। अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में, किसके द्वारा, थ्रोम्बिन के द्वारा। अब ये फाइब्रिन क्या हुआ, फाइब्रिन नेट का फॉर्मेशन करता है, इस तरह से देखो नेट का फॉर्मेशन। इसी में क्या हो गया, ब्लड प्लेटलेट्स आया गया, सॉरी इसमें प्लेटलेट्स आता है या कोई डेड ब्लड सब आते जाता है, डेड फॉर्म्ड एलिमेंट आते जाते, इसको भर जाता है और लास्ट में इस तरह से क्लॉटिंग का फॉर्मेशन कर दिया, ब्लड जाना रुक गया। अब हम लोग चलते हैं किस पे, लिम्फ। ब्लड हम लोग पढ़ लिए, अब लिम्फ चलते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट है लिम्फ, उतना है भी नहीं। चलिए लिम्फ कह रहा है
कि as the blood passes through the capillary in tissue, some water along with many small waters move out into the space between the cell of tissue, leaving the larger protein and most of the formed element in the blood vessels. This fluid released out is called interstitial fluid. और देखो लिम्फ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिम्फ को दूसरा नाम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। ये क्या कह रहा है कि देखो ये जो लिम्फ आपको होता है ना कि सेल, दो सेल के बीच के स्पेस में फ्लो करता है। मान लेते ये सेल है, ये सेल, दोनों के बीच में कौन सा स्पेस होता है? इंटरस्टिटियल स्पेस, इंटरस्टिटियल स्पेस। और इसमें जो फ्लूइड पर, इसी को तो बोलते हैं इंटरस्टिटियल फ्लूइड, इसी को तो बोलते हैं लिम्फ। ओके, तो ये जो होता है कि इट हैज द सेम, लिम्फ के पास क्या होता है? सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्लाज्मा की तरह। लिम्फ के पास क्या होता है? सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसके तरह? प्लाज्मा की तरह। ठीक है, इतना इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से इंपॉर्टेंट है। देखो, लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलिस्ट लिम्फोसाइट्स which are responsible for immune response of the body। यहाँ इंपॉर्टेंट है, बाकी फालतू चीजें ऊपर में, यहाँ से इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है। लिम्फ क्या है? कलरलेस फ्लूइड है। लिम्फ क्या है? कलरलेस फ्लूइड है। इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? स्पेशलिस्ट लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इम्यून रिस्पॉन्स फॉर आवर बॉडी। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट है, लिम्फ इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन। लिम्फ क्या होता है? न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन का भी इंपॉर्टेंट कैरियर होता है। ठीक है, फैट्स का जो एब्जॉर्ब होता है थ्रू द लिम्फ इन द लेक्टल प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल विला। यही सब चीजें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लिम्फ। चलिए हम लोग पढ़ते हैं सर्कुलेटरी पाथवे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलेटरी पाथवे दो टाइप्स के होते हैं, ओपन एंड क्लोज। आप कभी जब एनिमल किंगडम पढ़े होगे तो वहां पे पढ़े होगे। ठीक है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस में प्रेजेंट होता है? एनेलिडा एंड कोडाटा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। पूछा जाता है आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको प्रेजेंट होता है आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। एनिमल किंगडम आप अच्छे से पढ़ोगे या मैं पढ़ाऊंगा तो अच्छे से बता दूंगा किस किस में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स और किस किस में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी बस इतना देखो जितना इस बुक में दिया हुआ है। ओके, देखो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, इसमें जो आपका ब्लड का जो मूवमेंट होता है एक वेन के द्वारा, वही कह रहा है कि ब्लड पंप्ड आउट बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू ए क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। एक ब्लड वेसल्स के द्वारा अगर ब्लड का मूवमेंट हो, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम्स हो, उसी को क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम्स बोलते हैं। ओके, अब कह रहा है कि जितना भी वर्टिब्रेटा है सबके पास क्या होता है? मस्कुलर चैम्बर होता है, जिसको हम हार्ट कहते हैं। फिशेस के पास क्या होता है? टू चैम्बर हार्ट होता है। पूछा जाता है फिश के पास कितना चैम्बर हार्ट? टू चैम्बर। कौन कौन? एट्रियम एंड वेंट्रिकल। आगे पढ़ाऊंगा ये सारी चीज। एट्रियम वेंट्रिकल क्या है नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा तो उसमें पढ़ाऊंगा। एम्फीबिया के पास क्या होता है? एम्फीबिया एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के छोड़ के एम्फीबिया के पास कितना चैम्बर हार्ट होता है? 3 चैम्बर हार्ट होता है। उसमें 2 एट्रिया होता है वेंट्रिकल। आगे पढ़ाऊंगा एट्रिया वेंट्रिकल क्या होता है, चैम्बर ऑफ हार्ट क्या होता है। जबकि क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स में कितना चैम्बर हार्ट होता है? 4 चैम्बर हार्ट होता है। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि इन फिशेस द हार्ट पंप्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड व्हिच इज, कह रहा है कि फिशेस के बारे में कह रहा है इन फिशेस हार्ट पंप्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड व्हिच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स एंड सप्लाइड टू द बॉडी पार्ट्स फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट सिंगल सर्कुलेशन। वही कह रहा है कि फिशेस में क्या होता है? सिंगल सर्कुलेशन। उसमें क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है कि पंप्ड आउट होता है किसके द्वारा? हार्ट के द्वारा। उसको ऑक्सीजनेटेड कौन करता है? गिल्स करता है। फिर से ये क्या होता है? हार्ट में आ जाता है, रिटर्न टू द हार्ट। देखो हार्ट से क्या हुआ? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला, कहाँ गया? गिल्स में। गिल्स में ऑक्सीजनेटेड होके सारे टिश्यू, सारे ऑर्गन या टिश्यू में गया। फिर क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होके फिर से हार्ट में ही आ गया। इस टाइप के सर्कुलेशन सिंगल सर्कुलेशन कहेंगे। जबकि एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, लंग, स्किन एंड राइट एट्रियम गेट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट। कह रहा है कि एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में क्या होता है? लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स करता है किसको? नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारी चीजें। क्या कह रहा है, मैं सारे चीजें जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ोगे ना तो सारा चीज इसका क्लियर होगा। ओके, इसको, इस लाइन को आप तभी पढ़ना जब मैं पार्ट 2 पढ़ाऊंगा, उसके बाद ये छोटा सा लाइन आपको कवर कर दूंगा। जब तक आप ह्यूमन हार्ट के सारे सर्कुलेटरी सिस्टम्स नहीं देख लेते, पार्ट 2 पढ़ने के बाद ही ये सारी चीजें समझ में आएगी जो अभी बोल रहा है ये सारी चीजें। ओके, यहाँ से इसलिए मैं पार्ट 2 पढ़ाऊंगा तो उसके बाद ये समझाऊंगा।
ओके, अगर अभी मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको पहले, इससे पहले आपको हार्ट के बारे में पढ़ना है, उसके बाद ये सारे समझ में आएगा। ओके, तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। कह रहा है नीट 2022 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड थ्रोम्बिन। गलत बात, थ्रोम्बिन नॉट। कोगुलम जो फॉर्म्ड होता है नेटवर्क ऑफ थ्रेड, जिसको हम बोलते हैं फाइब्रिन। देखो क्या कह रहा है, क्या है, दिस इज मैग्नेटिक, किधर गया, कोगुलम जो कि फॉर्म्ड होता है मेनली ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड, जिसको क्या कहते हैं, फाइब्रिन्स। ये आपका गलत, सारी चीज एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, एक एक लाइन पूछे जाते हैं, जिस लाइन पे मैं ज्यादा जोर देता हूँ वो पूछता ही पूछता है। चलिए नेक्स्ट देखो, थ्रोम्बिन, ये आपका गलत हो गया, थ्रोम्बिन नहीं होगा, क्या होगा, फाइब्रिन होगा। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे एस्प्लिन, एस्प्लिन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ इरिथ्रोसाइट। सही बात है, मैंने बताया था ना, एस्प्लिन को क्या बोले थे, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोले थे। देखो ना, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ये एनसीईआरटी की ही लाइन है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यहां देखो, ठीक है। तो आपका देखो, तो नीट 2022 का क्वेश्चन है, सारे एनसीईआरटी से आते हैं, इसलिए बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, जो भी है सब यही है। तो देखो बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट टू आर, गलत बात, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज, ये सही है। चलिए नेट 2021 का क्वेश्चन है, कह रहा, देखो बोल रहा ना, जो चीज मैं लिख देता हूं बगल में, जिस चीज में ज्यादा जोर देता हूं वो चीज पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा नीट 2021 का क्वेश्चन है, which enzyme is responsible for the conversion of inactive fibrin agent to फाइब्रिन। देखो मैं अलग करके पढ़ा दिया था इसमें, कैस्केड फॉर्मेशंस में बगल करके, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कौन कन्वर्ट कर रही है ना, थ्रोम्बिन ना, थ्रोम्बिन कन्वर्ट करना ना फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, यहाँ भी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ, वही चीज को मैं यहाँ पे एक जगह लिख दिया हूँ। देखो है, देखो फाइब्रिन्स आर फॉर्म द कन्वर्शन इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इन द प्लाज्मा विद एंजाइम थ्रोम्बिन, यही देखो थ्रोम्बिन, सारे एनसीईआरटी से आते, देख लो ना, अब तो कम से कम एनसीईआरटी पर हो, ये थ्रोम्बिन होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नीट 2016 का, कह रहा है कि ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी। ये मैंने अभी यहाँ नहीं पूछना चाहिए था, मैं पार्ट 2 में पढ़ा था इसको, फिर भी मैं बता देता हूँ कि आर्टरी का जो लूमेन होता है संकरा होता है, मतलब छोटा ये रहता है, छोटा सा रहता है, जबकि वेन का लूमेन बड़ा रहता है। अगर ये छोटा है तो प्रेशर ज्यादा होगा, आर्टरी में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है वेन की तुलना में, ये मैं बाद में बता दूंगा। तो ये ऑप्शन होगा मोर देन द पल्मोनरी वेन, पार्ट 2 से ये समझ में आएगा, मुझे ये यहाँ नहीं देना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एएफएमटी 2015। ओके, ये भी यहाँ नहीं होना था, चलो सॉरी, ये यहाँ का क्वेश्चन है जो मैंने बोला था कि पार्ट 2 के बाद पढ़ाऊंगा। ये देखो ना, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम्स, एनिमल डबल सर्कुलेशंस, ये यहाँ से क्वेश्चन जो पार्ट 2 से पढ़ा था, फिर भी देखो अगर पढ़ लोगे, देखो कि जो मेमेल्स में होता है ना बाबू, मेमेल्स में क्या होता है, मेमेल्स में क्या होता है कि डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है, याद रख लेना, इतना याद रख लो, मैं अभी नहीं पढ़ा है, वो पढ़ा था, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में डबल सर्कुलेशन मेमेल्स में। तो इसमें देखो ये चीज आपको याद है, तो कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज टू सेपरेट सर्कुलेटरी सिस्टम, जो मेमेल्स होगा, मेमेल्स यहाँ वेल है। चलिए हाँ, 2012 के क्वेश्चंस देखो इंपॉर्टेंट है, ए सर्टेन रोड एक्सीडेंट पेशेंट्स विद अननोन ब्लड, एक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसका अननोन ब्लड ग्रुप है, नीड्स इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन, व्हिच वन ऑफ द, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसके पास क्या है कि ब्लड ग्रुप क्या हमको अभी नहीं पता है, लेकिन तुरंत ब्लड ग्रुप का जरूरत है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप हम देंगे, एक ही तो यह है, ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग क्या, यूनिवर्सल डोनर, वो किसी को भी दे सकता है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप हमको चाहिए, ब्लड ग्रुप हो, वही कह रहा है कि इमीडिएट ऑन हिज वन ऑफ डॉक्टर फ्रेंड एट वंस ऑफर हिज ब्लड, व्हाट वाज द ब्लड ग्रुप ऑफ द डोनर, डोनर का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, ब्लड ग्रुप ओ। नेक्स्ट कह रहा है 2012 का क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज ऑफन कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ये तो 22 में भी शायद पूछा हुआ ना, कब पूछा हुआ, हाँ 2022 में भी पूछा हुआ, देखो 2012 का ये क्वेश्चन है कि किसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, स्प्लीन को। ओके, यहां तक पढ़ लिए, ओके, इसलिए बोलता सारी चीज एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ो। आज यहीं तक, अगला लेक्चर में मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, सब्सक्राइब द चैनल।